नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की अगली वीडियो। देखिए, अभी तक जो हमने करंट अफेयर की जो सीरीज़ चल रही थी 2022 की, उसमें हमने अपनी 3 वीडियोस कवर कर ली हैं, जिसमें कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी, 16 जनवरी से 31 जनवरी, ठीक है। और तीसरी जो कल मैंने जो वीडियो डाली थी वो थी 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक की। आज जो हमारी करंट अफेयर सीरीज़ 2022 की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें चौथी वीडियो है 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का, ठीक है, 2022 का करंट। तो टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जितनी उम्मीद मैंने की थी आपसे प्यार की, उतना मुझे लगता है प्यार मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। देखिए, आप लोग वीडियो देख तो रहे हो, लेकिन लाइक करके या कमेंट करके आप बता नहीं रहे, ठीक है। देखिए, कम से कम वीडियो को लाइक करके जाओ यार। मतलब इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी कम से कम देखो, तुम लोगों के लिए मटेरियल लेकर आता हूँ और सारी वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो और मैंने ये बात भी आपसे कह रखी है कि इसके बाहर करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। जीडी प्लस CHSL में आपका इतने से ही हो जाएगा। क्लियर? ये 2022 का करंट है, 2022 का करंट, इसके बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर में एक काफ़ी है, सफिशिएंट है, ठीक है। मैं 24 वीडियोज़ में आपको इतना करंट करा दूंगा कि काफ़ी होगा। और देखिए, 15 दिन का करंट भले ही मैं करा रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि 15 दिन, अगर एक दिन का मैं 10 वीडियोस या 10 क्या कहते हैं उसको न्यूज़ कराऊंगा तभी सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन में कोई 10 न्यूज़ करा रहा है, 10 दिन में 100 न्यूज़ करा रहा है, तो ही वो अच्छा चैनल है या तो ही वो अच्छा करंट पढ़ाता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। 15 दिन में मुश्किल से आपको 20 से 25 न्यूज़ करा रहा हूं, और इतनी बहुत हैं, मेरे हिसाब से बहुत हैं, ठीक है। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो मैं अब तक जितने भी एग्जाम में बैठा हूं, उसमें कभी करंट अफेयर में मैंने कभी मात नहीं खाई, ठीक है। कभी मेरा करंट का क्वेश्चन खाली नहीं गया, अभी तक का रिकॉर्ड है। मैथ में थोड़ा वीक हूं, रीजनिंग वगैरह में थोड़े रह जाते हैं क्वेश्चन, जिसकी वजह, लेकिन जीएस में भी खासकर करंट अफेयर में कभी मेरा क्वेश्चन कभी नहीं रहा। तो इसीलिए करंट का एक अच्छा अनुभव होने के नाते मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि करंट में काफ़ी समय भी हो गया है मुझे, ठीक है। 2015 से लगातार मैं रेगुलर करंट अफेयर की जो वो है उसको मैं कंटिन्यू रखता हूं अपना। तो चलिए शुरू करते हैं। बस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और कमेंट करके यार जरूर बताया करो कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं, या कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछा करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। आज का जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। यह हमारी 2022 की सीरीज है, फिर बता रहा हूं मैं। तो CBSE के नए अध्यक्ष बने थे विनीत जोशी। कौन बने थे भाई? विनीत जोशी बने थे भाई। किसके स्थान पर बने ये? तो ये बने हैं मनोज आहूजा के स्थान पर। मनोज आहूजा के स्थान पर बने हैं विनीत जोशी, जो कि CBSE के नए अध्यक्ष हैं। क्लियर? अगर CBSE की थोड़ी सी बात कर लें तो CBSE जो है इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो अध्यक्ष हैं वो विनीत जोशी हैं, ठीक है। CBSE की स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्लियर हो गया? आगे बात करें आज की अगली न्यूज़। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ठीक है। हम अगली महामारी से बचाव के लिए क्या करें, तो कैसे बचें। तो ये जो पुस्तक है ये किसकी है भाई? तो ये जो पुस्तक है ये है बिल गेट्स की। किसकी? बिल गेट्स की,
ठीक है, बिल गेट्स की पुस्तक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। अगर बात करें बिल गेट्स के बारे में तो इसी क्वेश्चन में आपको मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। इन्हें 2021 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान भी मिल चुका है। ठीक है, ये इसी न्यूज में मैं आपकी एक दूसरी न्यूज भी करा रहा हूं। जब बिल गेट्स का नाम आ ही गया है तो 2021 में इन्हें पाकिस्तान का सेकंड सर्वोच्च सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान मिल चुका है। ठीक है, किन्हें? बिल गेट्स को 2021 में पाकिस्तान का सेकंड सर्वोच्च सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान मिल चुका है। कमेंट करके मुझे बताएंगे भारत का सेकंड सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। ठीक है, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज। ठीक है, आप लोगों के कमेंट आते हैं यार, बहुत अच्छा लगता है। कम से कम बच्चों ने पूरी वीडियो देखी है, उसके बाद कमेंट कर रहे हैं तो एक लगता है कि यार मेहनत सफल हो रही है। वरना खुद सोचो यार, पूरे दिन वहां से पढ़ाने के बाद अपनी भी पढ़ाई रही, फिर तबीयत खराब है इतनी ज़्यादा, उसके बावजूद भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि जीडी और CHSL का पेपर भी है साथ में, है ना। क्लियर? आगे बढ़े तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये किसकी पुस्तक है भैया? बिल गेट्स की पुस्तक है। ठीक है, चलिए जब बात पुस्तक की आई गई है तो दो पुस्तक और देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। पहली है होप ऑन एडवेंचर ऑन बोट्स, होप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, इस पुस्तक के राइटर कौन है भाई? इस पुस्तक के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, होप ऑन माय एडवेंचर ऑन बोट, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, इस पुस्तक के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। एक दूसरी पुस्तक है माय लाइफ माय मिशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? बाबा रामदेव। ये 2021-22 की पुस्तकें हैं, तो इसीलिए तीनों पुस्तकों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े भाई आज की अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है, तीसरी न्यूज है आज की, कि तुर्की के राष्ट्रपति ने तुर्की का नया नाम क्या रखा है? तुर्की एक देश है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, तुर्की के राष्ट्रपति ने तुर्की देश का नया नाम क्या रखा है? तो आंसर है तुर्कीय। क्या है भाई? तुर्कीय। ठीक है, अगला जो ये नाम जो रखा है ये तुर्कीय रखा है। आगे बात करें थोड़ी सी तुर्की के बारे में, तो तुर्की जो है इसकी राजधानी है अंकारा। राजधानी है अंकारा। ठीक है, इसकी करेंसी की बात करें तो करेंसी है टर्किश लीरा। और राष्ट्रपति कौन है भाई? प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? प्रेसिडेंट हैं रिस्प टेयिप एर्डोगन। ठीक है, तुर्की की बात करें तो तुर्की का नया नाम हो गया है तुर्कीय। ठीक है, और राजधानी है तुर्की की अंकारा, करेंसी है टर्किश लीरा और प्रेसिडेंट है रिस्प टेयिप एर्डोगन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? किस देश की महिला HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, HIV की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इससे कौन सी बीमारी फैलती है? एड्स।
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसका वायरस होता है HIV और जो बीमारी होती है एड्स। तो HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला किस देश की है भाई? तो वो है अमेरिका की महिला है, ठीक है। अमेरिका की महिला है जो HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। क्लियर? जो नाम है वो सामने नहीं है, ठीक है। मैंने काफी सर्च किया लेकिन नाम नहीं मिल पाया इन महिला का। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो छात्रों के कौशल में विकास करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण, छात्रों के कौशल में विकास करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? छात्रों के कौशल में विकास करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है भाई? तो यह शुरू किया है असम सरकार ने। असम सरकार ने जितने भी गरीब बच्चे हैं या आसपास के जितने बच्चे होते हैं जो सही से पढ़ नहीं पाते या सही से ये कहें कि उनके पास कोई कौशल नहीं है, तो उन्हें कौशल सिखाने के लिए, उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन चलाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण, ठीक है। असम सरकार द्वारा बच्चों के कौशल में विकास करने के लिए एक मिशन चलाया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। अगर असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है भाई? असम की राजधानी है दिसपुर। अगर असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। और यहां के अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है भाई? जगदीश मुखी। आगे बात करते हैं तो असम में आपके कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो असम में एक तो है काजीरंगा, ठीक है, एक है मानस और एक है आपका देहांग पटकाई। जो काजीरंगा और मानस है वो एक नेशनल पार्क है और देहांग पटकाई जो है वो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। औरंग नेशनल पार्क भी यहीं का है, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर आसाम की बात करें तो आसाम की सीमा दो देशों से मिलती है, भूटान और बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है। और वही बात करें राज्यों की तो भाई कितने राज्य असम की सीमा को साझा करते हैं? तो आपका एक हो गया पश्चिम बंगाल, एक हो गया मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और बस 2 2 4 2 6, एक रह गया मणिपुर, हाँ मणिपुर, ठीक है। 7 राज्य असम को टच करते हैं। बात करें प्रोजेक्ट आरोहण किसके द्वारा चलाया गया है? तो प्रोजेक्ट आरोहण एक ऐसा मिशन है जिसमें बच्चों के कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा। यह असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। असम की राजधानी दिसपुर है, असम के CM हेमंत विश्व शर्मा है, असम के जो क्या कहते हैं गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं। असम में कुछ ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे काजीरंगा, मानस और औरंग, और साथ ही साथ एक वन्यजीव अभ्यारण्य है देहांग पटकाई, ठीक है। 2 देश असम के साथ सीमा साझा करते हैं, भूटान और बांग्लादेश। और पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ये राज्य असम के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगली न्यूज है हमारी कि 40 साल के इतिहास में कौन से देश में पहली बार 40 साल के इतिहास में कौन से देश में पहली बार
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र 2023 होगा। 40 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सत्र 2023 आयोजित होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सत्र 2023 कहां आयोजित होगा, वो भी 40 वर्षों बाद। ठीक है, तो ये होगा आपके भारत में, भारत में आयोजित होगा। और भारत में भी कौन से शहर में, तो ये मुंबई में आयोजित होगा। ठीक है, मुंबई में आयोजित होगा। 40 वर्षों के बाद आयोजित होगा, 40वें वर्ष। ठीक है, 40वें वर्ष। अगर बात करें कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, तो वो हैं नरेंद्र बत्रा, डॉक्टर नादिर बत्रा, सॉरी नादिर बत्रा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नादिर बत्रा। 40वें वर्ष इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सत्र है वो भारत में आयोजित होने वाला है 2023 में। कहां आयोजित होगा, भारत के मुंबई में। ठीक है, आगे बात करें, अगला है एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी बायोमास प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा, भारत का ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े की बात चल रही है। तो एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी बायोमास प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी बायोमास प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो भाई ये है इंदौर। ठीक है, इंदौर में होगा। और इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी बायोमास प्लांट क्या होने वाला है, स्थापित होने वाला है। अगर इसकी बात करें तो ये प्रतिदिन 17,500 किलो सीएनजी प्रोड्यूस करेगा। प्रतिदिन 17,500 किलो सीएनजी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो बांधवगढ़ है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, भोपाल गैस ट्रेजेडी है। मध्य प्रदेश के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। चलिए आगे बात करें, किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी प्राप्त कराने के लिए, किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किसान ऐप की शुरुआत किसने की है। किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किसान ऐप की शुरुआत किसने की है भाई, तो किसान ऐप किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है आपके भारतीय औद्योगिक संस्थान, भारतीय औद्योगिक संस्थान रुड़की ने, यानी कि आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की ने शुरू किया है। किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऐप बनाया है, किसान ऐप। किसने बनाया है, भारतीय औद्योगिक संस्थान रुड़की ने, कि आईआईटी रुड़की ने, प्रौद्योगिकी संस्थान, सॉरी प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने। ठीक है, चलिए अगर बात करें वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है भाई, तो नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी है ये, ध्यान रखना हो जाता है, प्रौद्योगिकी संस्थान। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है भाई, नरेंद्र सिंह तोमर। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत
हर घर जल का, हर घर जल वाला 100वां जिला कौन सा है? 100वां जिला कौन सा? जिला पूछ रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला 100वां जिला कौन सा है भाई? तो यह है चंबा। चंबा, और कहां है चंबा? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का एक गांव, एक जिला है चंबा, जो हर घर जल वाला 100वां जिला बन गया है जल जीवन मिशन के तहत। अगर आपसे पूछा जाए हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हर घर जल वाला पहला राज्य है गोवा। ठीक है भाई, गोवा। हर घर जल है क्या? देखिए, एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था 2024 तक सभी के घरों को हर घर जल बनाना। हर घर जल का मतलब जो सरकारी टंकी वगैरह आती हैं उनसे परिपूर्ण करना। ठीक है, जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। 2024 तक इसका उद्देश्य था हर घर तक जल लाना ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो हर घर जल वाला 100वां जिला बन गया है चंबा। और बात करें हर घर जल से पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो चुका है गोवा। ठीक है, पहला राज्य गोवा है जिसमें हर घर में अब जल है। क्लियर? इस तरीके से शायद आप समझ पाए हो। चलिए आगे बात करें। अगर बात करते हैं जल मंत्री, तो जल मंत्री कौन है भाई? हमारे जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, हमारे जल मंत्री हैं। आगे बात करें, चलिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी फसल मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, सॉरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को किसने शुरू किया है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो इस योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ एक अभियान है, इसको शुरू किया है भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। क्या शुरू किया है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, अगर बात करें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो अभी मैंने आपको बताया नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। अब चले बात कर लेते हैं थोड़ी सी पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए इस योजना की अगर बात करें तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 2016 को, जिसमें रबी और खरीफ की फसलों का बीमा किया जाता है। रबी और खरीफ की फसलों का बीमा किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की फसल नष्ट होने पर किसान को एक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। किसान को एक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके रबी एवं खरीफ की फसलों पर, जायद की नहीं, रबी एवं खरीफ की फसलों पर। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। इसी योजना के तहत एक अभियान चलाया गया, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। तो इस अभियान को शुरू किया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, और वर्तमान में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। क्लियर हो गई भी बात? आगे बढ़े। चलिए, किस बैंक के एमडी और सीईओ, एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो किस बैंक के जो एमडी है, किस बैंक के एमडी
और सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। किस बैंक के एमडी और सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है? ठीक है, तो कौन से बैंक के भाई? तो ये है आईसीआईसीआई बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के। जो आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं उन्हें क्या चुना गया है? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। और हैं कौन वैसे एमडी और सीईओ? है कौन आईसीआईसीआई बैंक के? तो संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं जिन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इस बैंक की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और बाकी अध्यक्ष जो आपके एमडी और सीईओ तो संदीप बख्शी हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक। कल मैंने ओलंपिक्स के बारे में आपको बताया था, जिसने वीडियो कल की नहीं देखी है वो जाकर देख ले। ठीक है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? बीजिंग शीतकालीन जो ओलंपिक, जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हुए हैं 2022 में। ठीक है, कल बताया था हर 4 साल में होते हैं, इससे पहले 2018 में हुए थे दक्षिण कोरिया में। तो बीजिंग में हुए हैं 2022 के विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, 2022 में बीजिंग में हुए हैं। तो इसमें पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? हम पहला भी देखेंगे, दूसरा भी देखेंगे और तीसरा भी देखेंगे। तो पहला स्थान प्राप्त किया है भाई नॉर्वे ने। किसने? नॉर्वे ने प्राप्त किया है। नॉर्वे ने कुल कितने पदक जीते हैं भाई? 37 पदक जीते हैं नॉर्वे ने। ठीक है, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 में नॉर्वे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है 37 पदक जीतकर, जिसमें कि 16 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज हैं। 16 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल सॉरी और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है जर्मनी ने टोटल कितने पदक जीते हैं भाई? जर्मनी ने 27 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 27 पदक में 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं। 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं। वहीं तीसरे नंबर पर चीन ने 21 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया है। 21 पदक जीतकर चीन ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें 9 गोल्ड, ठीक है, 10 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, प्रथम स्थान पर रहा नॉर्वे 37 पदकों के साथ 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। जर्मनी 27 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। वहीं चीन 21 पदकों के साथ 9 गोल्ड, 10 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। आयोजन स्थल कहां था भाई? आयोजन स्थल था बीजिंग चाइना में। ठीक है, आयोजन स्थल। और संस्करण की बात करें तो इस बार का जो संस्करण था वो कौन सा संस्करण था? यह था आपका 24वां संस्करण। और जहां शीतकालीन ओलंपिक होते हैं वहीं पर पैरा ओलंपिक्स होते हैं, ये मैंने कल बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है? खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहां हुआ है भाई?
विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ है, एक सेकंड, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ है। चलिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 इसीलिए मनाया गया है ताकि अपने देश की, मध्य प्रदेश की संस्कृति को एक दूसरे से जोड़ा रखा जाए या अपनी संस्कृति को सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्योंकि धीरे धीरे हमारी संस्कृति, जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो वो संस्कृति बनी रहे, बरकरार रहे, आधुनिकता और संस्कृति का मेलजोल बना रहे, इसीलिए खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 शुरू किया गया, मतलब चलाया जा रहा है। और ये मध्य प्रदेश का एक महोत्सव है। अगर बात करें इसकी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में, ठीक है, और ये इस बार 48वां संस्करण था इसका, 48वां संस्करण था, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की संस्कृति को सुचारू रूप से जागरूक रखना है। चलिए, अब बात आई गई है नृत्य महोत्सवों की, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक था आपका मरु महोत्सव। मरु महोत्सव ये कहाँ का महोत्सव है भाई? मरु महोत्सव है जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान का है मरु महोत्सव, ठीक है। एक महोत्सव था कंचौथ महोत्सव, कंचौथ महोत्सव, कंचौथ महोत्सव ये कहाँ का है भाई? तो ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। एक है आपका तौरग्या, तौरग्या महोत्सव, तौरग्या महोत्सव कहाँ का है भाई? तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जब मैंने आर्ट एंड कल्चर, जब मैं आपको कराता हूँ आर्ट एंड कल्चर, जब मैं आपको कराता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। इसीलिए सारे महोत्सव, जितने भी महोत्सव हैं, इनकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। जिसने नहीं देखी है एक बार जरूर देख लेना, 110% आपका क्वेश्चन वहाँ से बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है। तो उनकी जो वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोनों की, तो इसीलिए एक बार जरूर देख लेना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तौरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का है, और वहीं स्पीतुक गुस्टर, स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल, स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल ये कहाँ का है भाई? तो ये लद्दाख का है, लद्दाख का है स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल। एक लास्ट है आपका लोसांग, लोसांग या नामसूंग महोत्सव, नामसूंग महोत्सव ये कहाँ का है भाई? तो ये है आपका सिक्किम का, ठीक है, ये सिक्किम का है। लोसांग या नामसूंग महोत्सव सिक्किम का है, ये भी ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट वाले करा दिए हैं, बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन सब मैंने नहीं कराए हैं वीडियो में, केवल मैंने आपको वो कराए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एसएससी, यूपीपी, सीएचएसएल, जीडी, यहाँ तक कि पीसीएस, यूपीएससी में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो वो मैंने आपके सब के सब सारे फेस्टिवल्स ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं इसी चैनल पर, और आपको उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लियर। चलिए आगे बात करें। किस भारतीय महारत्न कंपनी को, किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी का अवार्ड मिला है? किस भारतीय महारत्न कंपनी को विश्व की नहीं, सॉरी, भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी का अवार्ड मिला है? भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी कहा गया भाई? तो ये है कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी का अवार्ड मिल चुका है। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना, यानी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में। इसका मुख्यालय है कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। और बात करें इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रमोद अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, इसको पुरस्कार मिल चुका है इस चीज का। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल, क्लियर है भाई। आगे बढ़े।
चलिए, इतिहास में पहली बार किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? मतलब भारत के बाहर ऐसा कौन सा देश है जहां पर आईआईटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी की स्थापना भारत के अलावा किस देश में की जाएगी? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। यूएई एक ऐसा देश है जिसमें भारत के अलावा अब आईआईटी भी वहां पर भी बनाई जाएगी। ठीक है, आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना यूएई में भी की जाएगी। ठीक है, यूएई के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी। इसकी जो करेंसी है वो यूएई दिरहम है। यूएई दिरहम। ठीक है, अगर बात करते हैं यहां के जो यहां पर क्या है, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का मुख्यालय है। आईसीसी का मुख्यालय है कहां? यूएई में। यूएई एक ऐसा देश है जहां पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। इसकी जो करेंसी है वो यूएई दिरहम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का मुख्यालय भी यूएई में है। और यूएई का एक शहर है दुबई। दुबई एक शहर है जहां पर विश्व की सबसे ऊंची इमारत 829.8 मीटर की इमारत है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा स्थित है। बुर्ज खलीफा स्थित है। ठीक है, बुर्ज खलीफा स्थित है। और बात करें यूएई की तो कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश भी यही है। ध्यान रखना, कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश यूएई है। ठीक है, कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश भी यूएई है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है 829.8 मीटर की। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के लिए किसने लोकपाल ऐप की शुरुआत की है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए किसने लोकपाल ऐप की शुरुआत की है? लोकपाल मैं आपको बता देता हूं पहले लोकपाल ऐप की बात करें तो लोकपाल लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, लोकपाल की, जिसको संविधान में ओम बुड्समैन के नाम से भी जानते हैं। ओम बुड्समैन। ठीक है, भारत में अगर बात करें लोकपाल की तो इसका कार्यकाल 3 से 5 वर्ष का होता है। तो लोकपाल एक ऐप बनाया गया है जो लोगों की शिकायतों को सुनेगा। ठीक है, लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोकपाल ऐप की शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है गिरिराज सिंह के द्वारा। गिरिराज सिंह के द्वारा। अब ये गिरिराज सिंह कौन है? तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है, गिरिराज सिंह, जिन्होंने मोबाइल में एक लोकपाल ऐप की शुरुआत की है जो किसानों की कह रहा हूं, जो मनरेगा से संबंधित जो जितनी भी शिकायतें वगैरह होंगी उनको सुनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 कौन सी भाषा के लिए? उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार
2021 से किसे सम्मानित किया गया है? उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है भाई? तो चंद्रभान खयाल को, चंद्रभान खयाल को उर्दू का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। इनकी कौन सी रचना के लिए? ताज़ा हवा की तावीशें। इनकी रचना का नाम क्या है? ताज़ा हवा की तावीशें। ठीक है, इनकी रचना है ताज़ा हवा की तावीशें, जिसके लिए चंद्रभान खयाल को 2021 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है उर्दू भाषा के लिए। क्लियर? आगे बात करें, चलिए अगला है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत, अश्वेत का मतलब देखिए दो ही रंग होते हैं, गोरा या काला, तो अश्वेत जो काले रंग की महिला पहली कौन बनी है? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन, केतनजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, पहली महिला होंगी, पहली महिला हैं जो, ठीक है, अश्वेत हैं। बात करें, चलिए अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी आपको पता ही है भाई, वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी यही है, आईएमएफ का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है, यहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर है, यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। ठीक है, इनके बारे में आपको पता ही है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसिसिपी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है, मिसौरी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। चलिए आज के लिए देखिए, आज का जो हमारा करंट था वो केवल इतना ही था। ठीक है, आज जो हमने बात की वो 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की बात की। कल जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कल, ठीक है, अगली जो आपको वीडियो प्रोवाइड होगी वो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक की वीडियो आपको प्रोवाइड होगी। लेकिन देखिए, आप लोग जब मेरा साथ नहीं दोगे तो मेरा भी मन थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। आप लोग खाली इतना कर दो, अगर आपने वाकई में वीडियो देख ली है तो कम से कम लाइक करके जाओ। अच्छी लगी तो लाइक करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट जरूर करो। कमेंट करके कम से कम मुझे गलतियां तो बताओ कि हाँ आपने ये गलती की है या ये चीज़ समझ में नहीं आई है आपके, तो उस चीज़ में मैं सुधार करूंगा कि हाँ भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा करके लिखूँ, अपनी स्पीड थोड़ी कम करूं, या कुछ भी आपको जैसा भी लगता है आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट जरूर करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है वीडियो में तो आप मुझे बताओ। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भाई 2022 का करंट जीडी और सीएचएसएल में आएगा, ये आपको भी पता है, और मैं इतनी गारंटी देता हूं इसके बाहर करंट नहीं आएगा। आप इतनी मोटी मोटी घटना चक्र की, इसकी उसकी निरी बुक्स उठा लो, ठीक है, पूरे साल का करंट रट डालो। पढ़ने से करंट याद नहीं होता, मैं बता रहा हूं आपको, सुनने से करंट याद होता है, समझने से करंट याद होता है। समझ गए? तो जरूरी नहीं है मैं एक दिन में 10 न्यूज़ कवर कराऊंगा तभी आपकी वीडियो सक्सेस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, जितनी मैं कराऊंगा इसके अंदर ही आएगा करंट। लेकिन कम से कम थोड़ा ना आप भी थोड़ा ध्यान रखो कि यार वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, नहीं तो कमेंट करके जरूर बताओ कि हाँ सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये केवल जीडी के लिए नहीं, सीएचएसएल के लिए नहीं, और सभी जो आगामी पेपर्स हैं आपके जिनमें 2022 का करंट आएगा उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है। ये ध्यान रखने, केवल मैं जीडी और सीएचएसएल के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये सभी के लिए जिसमें 2022 का करंट आएगा, चाहे वो सुपर टैड ही क्यों ना हुआ। ठीक है, ये सभी के लिए है ये। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। बस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।